हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सर, एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करें। वॉइस क्लियर। वीडियो भी क्लियर। यस सर, वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। कल भी स्टार्ट द क्लास और प्राची जी और वेट करना कुछ। सर बस एक मिनट दीजिए, यूट्यूब पे लाइव कर दूं श्योर। ताकि सभी के लिए रिकॉर्डिंग जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है। Hello everybody, welcome all of you. So today is the second class of these 3 days free KP Astrology course. तो आई होप कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सभी ने देखी होगी, रिवीजन किया होगा। आज आगे बढ़ेंगे, हाउसेस पे बात करेंगे, नक्षत्र की कुछ रिविजन्स पे बात करनी है। आपके पास बहुत सारी चीजें भी हमें शेयर करनी है। सो अगेन यस, स्टे टिल द एंड। एंड कल डे 3 है एट 9 o'clock, सो डू ज्वाइन टुमारो एज वेल। तो क्लास शुरू करते हैं। एंड यस, आप में से सब जितने भी लोगों का मैसेज था मेरे पास टू गेट एडेड इन द ग्रुप, आप सभी लोग ऐड हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई रह गया होगा तो सर आपके सभी के साथ नंबर शेयर कर देंगे, क्लास के बीच में मैं नंबर भी आपके साथ चैट कॉलम में शेयर कर दूंगी। यू गाइस कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। चलिए तो शुरू करते हैं, सर आप प्लीज स्टार्ट। यस मैम, थैंक यू। पहले डिस्टरबेंस खत्म कर देते हैं, बहुत बार साइलेंट पे रख दिया फोन। थैंक यू। सो हरिओम टू ऑल। वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस बूट कैंप ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। कल हमने जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की थी, जहां पे हमने बेसिक पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी देखे थे, उसमें से आज एक वन ऑफ द बेसिक पिलर के बारे में आज डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जानेंगे। कल हमने डिस्कस किया था एस्ट्रोलॉजी क्या है, फिर हमने देखे थे प्लैनेट्स और बाद में हमने देखे थे जोडियक साइंस। आज हम देखेंगे 12 हाउसेस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो या केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो या किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, द एबीसीडी रिमेन्स सेम। 9 planets, 12 signs एंड 12 हाउसेस। कितना भी कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, जब उनके सामने कुंडली आती है और सिर्फ कुंडली रख दी जाती है, दैट पर्सन इज बाउंड टू बी ब्लैंक। रीजन कोई बता सकता है? कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, उनके सामने कुंडली रख दी जाए, बस कुंडली रख दी जाए, व्यक्ति ब्लैंक हो जाएगा। चैट कॉलम पे कोई बोल सकता है ऐसा क्यों हो सकता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से, नक्षत्र मैटर्स नितिका जी, यस थोड़ा बहुत ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज है, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर, मैं वापस से अपने क्वेश्चन को रिफ्रेन करता हूँ, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं, फिर भी कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो या कितना भी बिगिनर क्यों ना हो, जब उनके सामने कुंडली रखेगी रखी जाएगी, वो व्यक्ति ब्लैंक ही होगा। क्यों? फटाफट 2 मिनट। 2 मिनट भी नहीं। नहीं मैम, केतु इज इम्पैक्टेड अभी तक नहीं है। सभी के में थोड़ी ना केतु इम्पैक्टेड होगा। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूँ, उसी के अंदर आंसर है। कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, उनके सामने कुंडली रखी जाएगी, जातक की,
व्यक्ति ब्लैंक होगा, कुंडली रखी जाएगी। परफेक्ट दिलीप जी, बिंगो। आफ्टर आस्किंग क्वेश्चंस ओनली डू रीड। यस, क्योंकि कुंडली सामने। परफेक्ट दिलीप जी, वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आंसर था, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर, जब आपके सामने जब कुंडली रखी जाएगी, तो कुंडली में देखना क्या है वो तो बताओ। एस्ट्रोलॉजर को समझ में तो आ गया, हाँ कुंडली में ये है, वो है, फलाना दोष है, ये है, लग्नेश ये है, धनेश ये है, पूरा 12 भाव का देख तो लेंगे, लेकिन बोले क्या, किस बात पे बोलूं। यानी कि सामने वाले के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अब सामने वाले के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे कहां से? हाउसेस से, प्लैनेट से। कोई व्यक्ति अपने पिता की कुंडली, पिता की अपनी कुंडली देखकर पिता के बारे में पूछ रहा है, तो जातक क्या कर, दो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, 9,000 10,000 सन देखेगा, अगर उनकी कुंडली है। माता का सवाल है 4,000 और चंद्रमा को देखेगा। घर का सवाल है 4,000 मंगल को देखेगा। जॉब का सवाल है 6,000 सैटर्न जुपिटर को देखेगा, 10,000 को देखेगा। बीमारी का सवाल है 6 8 एंड 12,000 देखेगा, फर्स्ट हाउस देखेगा, इनके लॉर्ड्स को देखेगा, मारक बाधक को देखेगा। जब कोई सवाल होगा तब तो दिमाग में आइडिया आना शुरू हो जाएगा, वरना कुंडली तो ब्लैंक सामने पड़ी है, क्वेश्चंस ही हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे आगे एनालिसिस कर पाएंगे? प्रिडिक्शन तो दूर की बात है, एनालिसिस ही कैसे कर पाएंगे? और ये एनालिसिस और ये क्वेश्चंस के हेल्प से हम हाउसेस पकड़ेंगे, प्लैनेट्स पकड़ेंगे और राशि पकड़ेंगे। करेक्ट? इसमें किसी को कोई डाउट? कोई इसमें कोई अलग मत के कोई है? हो सकता है, क्यों नहीं। बट बेसिक तो यही हो जाएगा कि अगर आपका पास कुंडली आई है, सवाल आया है, तो आप तुरंत उस हाउसेस पे चले जाओगे। आप वैदिक से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप केपी से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सवाल है उस सवाल का आंसर जिस हाउस से मिलना है उस हाउस की तरफ चले जाएंगे। तो यस, हाउसेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सो आज का एजेंडा, डे 2 का एजेंडा है 12 हाउसेस, केपी एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ नक्षत्र, कसबल चार्ट, लग्न चार्ट क्या होता है, और कुछ रूल्स को, मेन तो केपी के रूल्स को हम समझेंगे, जो बहुत इजी टू अप्लाई है। और कल के दिन में हम ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस और एक पैरामीटर ऑफ केपी को, हम लॉन्जिविटी को देखेंगे, आयुष्य को देखेंगे, और केपी मुहूर्त क्या होता है उसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टिक टू द एजेंडा ऑफ डे 2। 12 हाउसेस से स्टार्ट करते हैं। 12 हाउसेस, जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो उस क्वेश्चन का आंसर, कुंडली में हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, बस ढूंढने का आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और हाउसेस एंड देन प्लैनेट्स एंड देन साइंस एंड देन नक्षत्र पकड़ोगे तो आप टोटली समझ लोगे। तो 12 भाव है, उसमें से पहला भाव जो है वो है, उसको हम एसेंडेंट बोलते हैं या लग्न बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस सॉरी, फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में कहता है एसेंडेंट, लग्न। यहाँ पे जातक खुद, ये मेरा एंट्री पॉइंट टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। पहला भाव जो है ये मेरा एंट्री पॉइंट है। पहला भाव, वो भाव की राशि आती है या वो भाव कहा जाता है जब किसी जातक के जन्म के समय क्षितिज के ऊपर, क्षितिज, मैं क्षितिज नहीं, हराइजन के, हराइजन के ऊपर जिस जो राशि उदित हो रही है, वो पहला भाव हमारा, वो लग्न साइन आ जाता है। सन तो राइज हो जाता है, लेकिन 12 राशि 24 घंटे में 2-2 घंटे के हिसाब से तो राइज होती रहती है। तो पहला भाव उस हिसाब से डिसाइड किया था जब राइजिंग हॉराइजन पे, जब किसी जातक का जन्म हुआ है, तो जो राशि हॉराइजन पे मौजूद है, क्षितिज पे मौजूद है, जिस राशि का उदय हो रहा है, वो राशि का लग्न राशि जातक की बन जाती है। और लग्न राशि प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लग्न, लग्नेश, फर्स्ट हाउस का जो मालिक है उसको हम लग्नेश बोलते हैं, जिसको पूरा फ्रूट्स, अच्छे बुरे रिजल्ट जिंदगी में बेर करने हैं, जिसको रिजल्ट मिलने वाला है, जो ग्रह हमें रिजल्ट देने वाला है, जो ग्रह रिजल्ट भुगतने वाला है। और फर्स्ट हाउस मेरा, मैं हमेशा कहता हूं, फर्स्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप इज द एंट्री पॉइंट। जातक यहाँ पे जन्म लिया है, 12th हाउस एग्जिट है, फर्स्ट हाउस इज द एंट्री पॉइंट।
ये फर्स्ट हाउस जातक के इनसाइड आउटसाइड के बारे में बताता है, जातक की रियल पर्सनालिटी दर्शाता है। जातक कैसा होगा, जातक दिखने में कैसा होगा, जातक की एनर्जी कैसी होगी, जातक का ओवरऑल हेल्थ कैसा होगा। ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए हम 6 8 12 देखते हैं, बट फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जातक की हेल्थ कैसी होगी, जातक हर एक सिचुएशन को मन से तो चंद्रमा से तो देखेंगे, लेकिन जातक हर एक सिचुएशन कैसे अपने हिसाब से एनालाइज करेगा, तो ये फर्स्ट हाउस देखा जाता है, फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जातक के हेड और अपर पार्ट ऑफ द फेस को सिग्निफाई किया जाए, जैसे हम लोग ने कल बोला था ना कि राशि या फिर प्लैनेट का अपना अपना इन्फ्लुएंस है अलग अलग जगहों पे, वैसे फर्स्ट हाउस का ह्यूमन बॉडी पे भी इन्फ्लुएंस है, प्लैनेट का भी ह्यूमन बॉडी पे इन्फ्लुएंस है। तो फर्स्ट हाउस है जातक के अपर पार्ट ऑफ द हेड और अपर पार्ट ऑफ द फेस को सिग्निफाई करता है। ये फर्स्ट हाउस है जिसको तनु भाव कहते हैं या लग्न भाव कहते हैं, ये यहाँ पर सब कुछ जातक के बारे में दर्शाता है। जातक को लाइफ में क्या चाहिए, जातक कितना कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेगा, जातक कैसे अपने काम को अप्रोच करेगा, जातक अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करेगा, अपने लाइफ के एम्बिशंस को गोल्स को कैसे शेप देगा, जातक बाहरी दुनिया में अपना परसेप्शन अपनी छाप कैसे छोड़ेगा, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जा सकता है। फर्स्ट हाउस मेरा पब्लिक अपीयरेंस है, मैं अपने आप को कैसे, अपने इमेज को कैसे बाहर दर्शाता हूँ, ये मेरा फर्स्ट हाउस दर्शाता है। सो फर्स्ट हाउस हेल्थ के मामले से, फर्स्ट हाउस हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द फेस के मामले से, और फर्स्ट हाउस का नेचुरल कारक जो है सूर्य, जैसे अभी कविता जी ने लिखा है, आत्मा का कारक बन जाता है। सूर्य आत्मा का कारक, यहाँ पे नेचुरल सिग्निफिकेटर सूर्य होता है। सो फर्स्ट हाउस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये फर्स्ट हाउस का जो भी लॉर्ड होता है उसको सारे फ्रूट्स बेयर करने हैं। कुंडली में जब भी किसी ग्रह की दशा चलती है, अच्छे बुरे ग्रह की दशा चलती है, तो हमेशा लग्नेश को भी देखा जाता है कि लग्नेश, क्या लग्नेश जिसकी दशा चल रही है, क्या लग्नेश उसका मित्र है ताकि अच्छे रिजल्ट मिले, क्या लग्नेश उसका शत्रु है, या बुरा रिजल्ट मिले या अच्छे रिजल्ट मिलने में देरी कर दे या अच्छे रिजल्ट को डिनाई कर दे। लग्नेश वो प्लानेट है, यानी कि फर्स्ट हाउस वो है जिसको सारा रिजल्ट सारा फ्रूट्स मुझे बेयर करना है, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा बुरा भाग्य है जो भी है वो मेरा है, वो फर्स्ट हाउस है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी का भाव। सेकंड हाउस यूजुअली सेकंड हाउस से जातक के फैमिली को देखा जाता है। यहाँ पे जातक जन्म के बाद सीधा किसके हाथ में आया, फैमिली के हाथ में आया। पहले भाव से अगर मैं बोलता हूँ एंट्री पॉइंट है, तो सेकंड हाउस इज जस्ट बिगिनिंग, मेरा फैमिली लाइफ, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरी फैमिली। ये हाउस से जातक का धन भाव भी कहा जाता है। यहाँ पे धन कमाएगा नहीं, कितना धन जमा करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, ये हाउस से देखा जाता है। ये हाउस से कितना सेविंग्स होगा, पैसा किधर से भी आएगा, सेविंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सेकंड हाउस से देखा जाता है। पैसा होगा नहीं होगा, सेकंड हाउस से देखा जाएगा। साथ ही साथ इसी सेकंड हाउस से जातक का फैमिली को भी देखा जाता है। इसी सेकंड हाउस से जातक की वाणी को भी देखा जाता है, जातक कैसा बोलता है, कैसा स्पीच होगा, रूड होगा, एरोगेंट होगा, एग्रेसिव होगा, हार्श होगा, एब्यूसिव होगा, या सॉफ्ट होगा। यहाँ पे बैठी हुई राशि प्लस यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह उसको डिटरमाइन करेगा। प्लस सेकंड हाउस, कल मैंने बोला था जुपिटर के बारे में, मालूम है मीठा खाना पसंद करता है, तो सेकंड हाउस मेरा ईटिंग हैबिट्स भी हो सकता है। सेकंड हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस दोनों कंबाइन करके देखें तो एक प्रकार का एडिक्शन भी हो सकता है, कंजम्पशन, वे ऑफ कंजम्पशन भी हो सकता है। सेकंड हाउस अगर मेरा पावरफुल है, दिस इज केपी में मैरिज के क्वेश्चन के लिए सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये फैमिली का हाउस है, इमीडिएट फैमिली का हाउस है। अपार्ट फ्रॉम सेवेंथ हाउस फॉर मैरिज, सेकंड हाउस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द एंगल ऑफ मैरिज इन केपी एस्ट्रोलॉजी। अब जातक ने जन्म ले लिया, फैमिली में आ गया, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, फैमिली में आपस में कैसी बॉन्डिंग रहेगी, जातक का कम्युनिकेशन सब कुछ। थर्ड हाउस से पराक्रम भाव,
जातक का साहस, जातक का करेज, जातक के भाई बहन, छोटी मोटी यात्रा, जातक के हैबिट, जातक का इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट शौकिया तौर वाला भी, और ये इंटरेस्ट फ्रॉम दी सेविंग्स अकाउंट भी, इंटरेस्ट इनकम भी थोड़ा उसे देखा जाता है। जातक की हैबिट्स, जातक किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, कैसी हैबिट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। जातक खुद अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स में कितना अलाइंड होगा, कितना कमिटेड होगा, ये भी थोड़ा उससे देखा जाता है। जातक अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कितना सीरियस होगा, ये भी थोड़ा उसे देखा जाता है। जी कविता जी, आपके सभी आंसर्स राइट है। बस रिक्वेस्ट है अभी टाइप ना करें, आप थोड़ा सा सुन ले तो बेटर होगा। थर्ड हाउस से जातक का कम्युनिकेशन, मोस्टली तो कम्युनिकेशन, जैसे सेकंड हाउस मेरा वाणी का कारक बन गया, मैं उस वाणी को कैसे यूज कर रहा हूँ, ये थर्ड हाउस से ज्यादा तौर पे देखा जाता है। थर्ड हाउस से मेरे थर्ड हाउस बातृ कारक भी बन जाता है, मंगल के यहाँ का कारक बनता है। तो थर्ड हाउस से मेरे छोटे भाई बहन, केपी का तो बहुत सिंपल रूल है, अपने यहाँ से तीसरा हाउस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट हाउस अगर मैं हूं तो वहां से तीसरा हाउस मेरे छोटे भाई बहन, वहां से पिछला तीन हाउस यानी कि 11th हाउस मेरे बड़े भाई बहन। आएंगे उस रूल पे भी आएंगे हम। तो थर्ड हाउस मेरा एफिशिएंसी दिखाता है, मैं कितना अपने बुद्धि को, अपने इंटेलिजेंस को यूज करता हूँ, कम्युनिकेशन को यूज करता हूँ, किसके साथ, सोशल कमिटमेंट्स में, प्रोफेशनल कमिटमेंट से, और पर्सनल कमिटमेंट्स में मैं कैसे अपना रिलेशनशिप रिवील करता हूँ, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ पराक्रम, जो बोला है दैट इज करेज। ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्स का करेज आता है, बट थर्ड हाउस से करेज देखा जाता है। थर्ड हाउस को एक भाषा में मिरेकल हाउस भी बोला जाता है। इसको भावार्थ भावम प्रिंसिपल के अनुसार डेथ ऑफ डेथ बोला जाता है। इसको समझा ही देता हूं यहाँ पर। थर्ड हाउस को डेथ ऑफ डेथ, मृत्यु की मृत्यु क्यों बोला जाता है। जब मैं कहता हूं जातक फर्स्ट हाउस खुद, तो जातक का जो एथ हाउस है वो उसका डेथ का हाउस भी है, आयुष्य का हाउस है। अब एथ हाउस से एथ हाउस को काउंट करूं तो थर्ड हाउस आएगा, जिसको मृत्यु की मृत्यु। बहुत बार होता है ना कि हमने कई बार सुनते हैं मिरेकल हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन मौत के मुंह से बाहर आ गया। तो डेफिनेटली उस जातक के कुंडली में एथ हाउस और थर्ड हाउस का कुछ बड़ा समन्वय होगा, मिरेकुलस इफेक्ट आ सकता है। मृत्यु की मृत्यु, बहुत सारे केसेस में ये मैंने यहाँ पर भी देखा, बहुत जन के उसमें देखा है। शनि एथ हाउस में आयुष्य तो बड़ी कर देता है, लेकिन थर्ड हाउस में भी शनि होता है ना, तो बहुत बार व्यक्ति मरते मरते मौत के मुंह से वापस आ जाता है। इसलिए थर्ड हाउस को बहुत मिस्टीरियस हाउस है, डेथ ऑफ डेथ, मृत्यु की मृत्यु बोला जाता है। मिरेकुलस अगर कोई बचना है तो डेफिनेटली थर्ड हाउस से चेक कर सकते हैं। कमिंग टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप इज फोर्थ हाउस, सुख का भाव, सुकेश, माता का भाव, फोर्थ हाउस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस को जातक के रूट्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट हाउस मेरी एंट्री हुई, सेकंड हाउस मेरा फैमिली हुआ, थर्ड हाउस मेरे भाई बहन हुए, चौथा हाउस मेरा पहला गुरु माता। इसलिए बहुत लोग प्राइमरी बेसिक एजुकेशन के लिए फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहला गुरु एबीसीडी कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं। किंडरगार्टन और वो सब कंसेप्ट तो अभी आए हैं, और अभी उससे पहले भी आजकल माता पिता घर पे पहले सिखा देते हैं, एबीसीडी बोल बेटा, बोल ए फॉर एप्पल। पहला गुरु माता, बाद में वो संस्कार के रूप में हो या फिर एकेडमिक के रूप में हो। चौथे भाव को सुख का भाव भी बोला जाता है, हर प्रकार का सुख, वाहन का सुख चौथा भाव, मकान का सुख चौथा भाव, जमीन का सुख चौथा भाव, माता से सुख चौथा भाव, आउट ऑफ इंडिया घर से कितना दूर रहूंगा चौथा भाव, घर से कितना जुड़ूंगा चौथा भाव। फोर्थ हाउस इज दी हाउस ऑफ हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घर पे कितना सुख मिलेगा, घर वालों से कितना सुख मिलेगा, और फोर्थ हाउस से देखा जाता है। इसी फोर्थ हाउस से जातक को कैसे संस्कार, फैमिली सेकंड हाउस है, उस फैमिली से कैसे संस्कार मिलेंगे, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जातक के बेसिक आइडियाज यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और फोर्थ हाउस वन ऑफ दी वो हाउस है जहां पर जातक के मृत्यु के समय की अवस्था भी देखी जाती है।
यानी कि अगर मेरी मौत आज लिखी है तो आज मेरी अवस्था कैसी होगी ये मेरा फोर्थ हाउस भी डिसाइड करता है। मैं अपने घर वालों के सामने मरूंगा, या जब मेरी डेथ होगी तो मेरे आसपास मेरे घर वाले होंगे नहीं होंगे। इसीलिए फोर्थ हाउस को बोला गया है जर्नी फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। माँ के गर्भ से लेकर इस दुनिया का एग्जिट में भी फोर्थ हाउस, भले एग्जिट यानी कि एथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस आता है, बट फोर्थ हाउस मृत्यु समय की अवस्था जो है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस बेसिक एजुकेशन का भी हाउस है विथ फिफ्थ हाउस। पंचम भाव बहुत सारे अ, चीजों को सिग्निफाई करता है, उसमें से सबसे बड़ा चीज को सिग्निफाई करता है वो है विद्या का भाव, प्लस मेरे गए जन्म का, पिछले जन्म के पुण्य किए हुए फल को इस जन्म में कितना भुगतूंगा, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। प्रीवियस बर्थ के कितने अच्छे डीड्स हैं वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से क्रिएटिविटी, एजुकेशन, रोमांस, चिल्ड्रन, संतान का भी भाव है ये। किसी जातक में खास करके फीमेल नेटिव में जब हम संतान का क्वेश्चन आता है तो हम जुपिटर के साथ साथ फिफ्थ हाउस को भी देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा फिफ्थ हाउस में मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं काल पुरुष की कुंडली लगाता हूं तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर की यहाँ पे राशि आती है। 5 नंबर की राशि का मालिक कौन है? सूर्य देव। सूर्य किसका कारक है? आत्मा का कारक है। और फिफ्थ हाउस को हमने बोला क्या है? संतान का कारक भी। एक आत्मा ही दूसरे आत्मा का सर्जन कर सकता है। गॉट माई पॉइंट? एक आत्मा ही दूसरे आत्मा का सर्जन कर सकता है। संतान का भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखें तो फिफ्थ हाउस की राशि यहाँ पे मालिक सूर्य देव, यहाँ का कारक गुरु। ये भाव हमारे हार्ट से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है। इसलिए इस भाव को लव अफेयर्स का भाव भी बोला जाता है, लव मैरिज का भाव भी बोला जाता है। किसी जातक के पहले केपी में खास करके पहले संतान को या ओवरऑल भी अगर देखें तो पहले संतान को अगर देखना है तो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ये फिफ्थ हाउस मेरे पूर्व जन्म के पुण्य किए गए हिसाब किताब फिफ्थ हाउस दर्शाता है। फिफ्थ हाउस से हर वो प्रकार का एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, लव लव अफेयर्स देख सकते हैं, एजुकेशन देख सकते हैं। जातक कितना शेयर मार्केट में, गैम्बलिंग में, कैसीनो में, बैटिंग में कितना सक्सेस पा सकता है ये फिफ्थ हाउस से देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, विद्या के साथ साथ फिफ्थ हाउस सूक्ष्म बुद्धि का हाउस है। सूक्ष्म बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोशंट, आईक्यू लेवल। जातक अपनी सूक्ष्म बुद्धि का कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन करेगा ये फिफ्थ हाउस बताता है। केपी में, प्योरली केपी में फोर्थ हाउस के साथ साथ फिफ्थ हाउस को भी बेसिक बेसिक एजुकेशन के लिए आज कल लिया जा रहा है। पहले सिर्फ फिफ्थ हाउस लेते थे, बट नाउ पीपल हैव रियलाइज एक बार फोर्थ हाउस को भी देखना चाहिए। पहले फोर्थ हाउस डायरेक्ट नहीं लेते थे, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस फॉर बेसिक एजुकेशन, नाइन्थ फॉर हायर हायर एजुकेशन। अब फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस दोनों मिला के केपी में लोग बेसिक एजुकेशन के लिए देखना शुरू कर दिए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस, यानी कि यहाँ पे कुंडली का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण और शत्रु। अब सिक्स्थ हाउस को खराब स्थान भी बोला गया है। क्यों खराब स्थान बोला? क्योंकि नाम ही ऐसा दिया है, रोग, ऋण और शत्रु। सिक्स्थ हाउस से जातक का हेल्थ देखा जा सकता है। सिक्स्थ हाउस से जातक कितना डेट्स में होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, वो देखा जा सकता है। सिक्स्थ हाउस के जातक के हिडन एनिमी कितने होंगे, शत्रु से कितना परेशान होगा, ये सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस से जातक की नौकरी, सर्विस भी देखी जाती है। सिक्स्थ हाउस से जातक का एक एटीट्यूड देखा जाता है कि लाइफ में आने वाली कितनी परेशानी को कितना झेल पाएगा। अगर किसी जातक का सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है वो जातक सर्विस जॉब करेगा। अगर किसी जातक का सेवेंथ हाउस अच्छा है तो वो जातक बिजनेस करेगा। केपी में तो बहुत सीधा रूल है, बिजनेस करेगा तो सिक्स्थ हाउस, सॉरी सेवेंथ हाउस, जॉब करना है तो सिक्स्थ हाउस, दोनों को कॉम्बिनेशन में देखो 10th हाउस। जो ज्यादा सिग्निफाई करता है, सिक्स्थ हाउस सिग्निफाई करता है तो भाई साहब जॉब करो। सेवेंथ हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं कहीं पे तो बिजनेस की तरफ आ सकते हो।
यही सिक्स्थ हाउस से जातक कितना अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, कितना, जो सेकंड हाउस में आदत खाने की आदत खराब कर सकता है, वहीं से सिक्स्थ हाउस पहली बीमारी आ सकती है। हमारा बीमार होने का कारण क्या हो सकता है? आचार विचार और व्यवहार और आहार। जो आहार सेकंड हाउस हमारा खराब है, ईटिंग हैबिट्स खराब है, तो पहली बीमारी सिक्स्थ हाउस से दिखी जाएगी करके। सिक्स्थ हाउस इज वन ऑफ द हाउस, अपार्ट फ्रॉम एथ हाउस, इज वन ऑफ द हाउस ऑफ गिविंग ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। यही सिक्स्थ हाउस अगर किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा तो ऐसा जातक कंपटीशन में अच्छा करेगा। यही सिक्स्थ हाउस में कोई खराब ग्रह यानी कि इवन राहु केतु भी बैठ गया तो बीमारी तो देगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट जातक अपने शत्रु के सामने विजयी प्राप्त करेगा। बेसिकली सिक्स्थ हाउस और खराब मेलेफिक प्लैनेट्स का इस तरह से रिलेशन समझ लो। अगर आप, जो हम लोग क्लासरूम में जब थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो अच्छे स्टूडेंट को आगे बिठाया जाता था और जो खराब स्टूडेंट है उनको लास्ट बेंच पे बिठाया जाता था। तो सिक्स्थ हाउस और खराब प्लैनेट का यही कुछ सिलसिला है। अगर खराब प्लैनेट को केंद्र में रख देंगे तो क्या रिजल्ट देने वाले? कुछ नहीं। लेकिन खराब प्लैनेट को अपने कंफर्ट जोन में बिठा दो, 6 8 12 में बिठा दो, एटलीस्ट शत्रु से जो विजय प्राप्त कर देंगे वहां पर वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। नो डाउट कोई भी प्लैनेट अगर सिक्स्थ हाउस में है तो उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट खराब होना है, या कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड एलिमेंट्स आ सकती है। बट कुछ केसेस में खराब प्लैनेट्स भी, जैसे राहु हो गया, शनि हो गया, मंगल भी हो गया, सिक्स्थ हाउस में खास करके मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे प्लैनेट जातक को डॉक्टर भी बना सकते हैं, जातक को कंपटीशन में जिता भी सकते हैं। हम क्यों हमेशा नेगेटिव ले? सिक्स्थ हाउस है आज खराब, त्रिक भाव है, 6 8 12 खराब है। डोंट टेक ऑलवेज पूरा हॉरोस्कोप पॉजिटिव और पूरा हॉरोस्कोप नेगेटिव भी है। सिक्स्थ हाउस छठी नंबर की राशि आती है काल पुरुष के हिसाब से। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी बोला हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलता हूँ, केपी में भी बोलूंगा। कन्या राशि अफ्लिक्टेड है, इसका मतलब कुछ अच्छा भी होने वाला है। कन्या राशि में मंगल है, डॉक्टर सर्जन होगा, छोटा मोटा व्यक्ति डॉक्टर नहीं होगा, सर्जन होगा। छठा भाव, यस। जब मैं बोलता हूँ रोग ऋण शत्रु, तो यहाँ पे जातक के ऊपर कोई फेक एलिगेशंस लगने के चांसेस हो सकते हैं। छठे भाव से कोई डिस्प्यूट देखे जा सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। इसलिए इसको इलनेस, डेट्स और एनिमी, रोग ऋण शत्रु का भाव बोला जाता है। यहाँ पे जातक का फर्स्ट हाफ ऑफ और उसको खत्म होता है और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है सेवेंथ हाउस से। यहाँ पे जातक पार्टनर्स बनाता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। जब छठा भाव में एनिमी बोलता हूं ये हिडन एनिमी हो जाता है, और सतवा सातवां भाव जब मैं बोलता हूं ये ओपन एनिमी हो सकता है। और ये ओपन एनिमी क्यों बोलता हूं? अगर आप बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, तो अगर आप बिजनेस में कुछ गलत करते हो तो आपका पार्टनर आपको रोकेगा, और जो कोई हमें रोकता है ना तो हमें हमारा दुश्मन लगता है, वो ओपन एनिमी हो जाता है। अदर वे राउंड, अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूं, मुझे कोई बुरी संगत लग गई है, तो मुझे टोकेगा कौन? मेरी माता के बाद मेरी बीबी टोकेगी, तो वो मुझे अपनी ओपन एनिमी दिखती है। किसी व्यक्ति को सुधारना है तो या तो माता सुधार सकती है, या पति या पत्नी, मैक्सिमम केस में पत्नी। देर आर ओनली 2 रूल्स फॉर मैरिज। सॉरी जितेंद्र सर, आप मुझसे एक्सपीरियंस में ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, देर आर ओनली 2 रूल्स फॉर मैरिज। रूल नंबर 1, वाइफ इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। है ना सर? तो केपी के रूल के साथ साथ कुछ ऐसे भी रूल्स हमें लाइफ में याद रखने पड़ते हैं सर। तो सेवेंथ हाउस मेरा ओपन एनिमी भी है, जो मुझे सही गलत का राह भी दिखा सकता है। इट कुड बी माई बिजनेस पार्टनर्स, इट कुड बी माई क्लाइंट्स, एंड इट कुड बी माई लाइफ पार्टनर ऑल्सो। सेवेंथ हाउस मुख्य तो जातक पार्टनरशिप, बिजनेस और मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस को देखा जाता है। ये सेवेंथ हाउस से जातक का अपना इन्फ्लुएंस मैरिज पे कैसा रहेगा, मैरिज पार्टनर पे कैसा रहेगा, बिजनेस पार्टनर पे कैसा रहेगा, यहाँ पर जातक कितना अपने रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप हो, मैरिज रिलेशनशिप हो, कितना कमिटेड रहेगा, ये सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। साथ ही साथ सेवेंथ हाउस हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रूल करता है। जातक की यहाँ पे लाइफ, इसलिए मैं बोलता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द हॉरोस्कोप, जातक की यहाँ पे लाइफ चेंज हो जाती है।
फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स हाउस तक राज कपूर का गाना बहुत सूट कर जाता है, आवारा हूं। बट सेवेंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस तक जियो और जीने दो। आप भी जियो, मैं भी जीऊं, आप भी जियो। सेकेंड हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एडअप हो जाती है। यहाँ पे जातक का सोशल प्रेशर, बिजनेस प्रेशर, मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना उठा सकता, कितना नहीं उठा सकता, ये सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। सेवेंथ हाउस से जातक हर वो प्रकार के रिलेशनशिप जो उसको लाइफ में उद्धार प्राप्त कराते हैं, मैरिज रिलेशनशिप, माय बिजनेस पार्टनर्स प्लस माय क्लाइंट्स। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ या इवन जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैं जॉब में भी मेरे जो क्लाइंट्स कौन होंगे, मेरे इंटरनल कस्टमर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर्स हो सकते हैं। बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे डायरेक्ट कस्टमर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ सेवेंथ हाउस है, मैं इनके साथ कैसे बोलचाल करूंगा। प्लस एक पहला हाउस अगर मैं हूं तो एग्जैक्ट मेरा अपोनेंट सातवां हाउस, सीधा आर पार की लड़ाई है बॉस। इसके बगैर हम जी नहीं सकते। मैरिज एक बार की, आजकल तो बहुत इजी है मैरिज होना और मैरिज तोड़ना, काफी इजी हो गया, बट पहले के जमाने में नहीं था ऐसा। इट इज नॉट इजी। और आज बहुत लोग मैरिज को भी अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा टॉपिक से अलग बोलता हूँ, मैरिज को भी अगर हम देखें तो लोग मैरिज करना ही नहीं चाहते, और करना चाहते तो ऐसे एज में, वी डोंट वांट किड्स, वी ओनली वांट कंपनीज। बट अगेन रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करोगे, ऑफ कोर्स ये सेवेंथ हाउस से देखा जाएगा। एवरीथिंग रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, मैरिज का होना नहीं होना, खराब मैरिज होना, अच्छा पति मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, बुरा पति मिलना, बुरी पत्नी मिलना, ये सब कुछ सेवेंथ हाउस से देखा जाएगा, विथ ऑल डिपेंडिंग हाउसेज ऑल्सो। इसके बाद वो एक पुरानी एड आती थी, ये बेचारा काम के बोझ से मारा, इसे चाहिए सिंगारा। ये आता है एथ हाउस, स्ट्रगल। मैरिज के बाद स्ट्रगल बढ़ गया ऐसा हम लोग बोल देते हैं, बट कुंडली किसी भी हिसाब से समझ लो, ये स्ट्रगल तो आना ही है। ऑब्स्टिकल्स तो आने ही है, पहले भी थे ऑब्स्टिकल, लेकिन तब दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन मैरिज के बाद क्यों दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए तो हमारी कुंडली की रचना भी वैसे की है। ये सेकंड हाफ जो है वही तो हमें मजा देता है जीने का। फर्स्ट हाफ तो जी लिया, माता पिता के भरोसे पे जी लिया, अब सेकंड हाफ हमारे खुद के दम पर और हमारे पार्टनर के दम पे हमें जीना है। एथ हाउस, एथ हाउस को भी मैलेफिक कंसिडर किया जाता है। एथ हाउस से डेथ, एज, आयुष्य, बड़ी लंबी समय की बीमारी, क्रॉनिक डिजीज, ये एथ हाउस से देखा जाता है। एथ हाउस से पॉजिटिव इनहेरिटेंस देखा जाता है। एथ हाउस से पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी में कितना अच्छा करेगा वो देखा जाता है। रिसर्च कितना करेगा अच्छा देखा जाता है। स्पाई बनेगा, गुप्तचर बनेगा, रॉ एजेंट बनेगा, या तो रॉ एजेंट बनेगा, आईएसआई एजेंट बनेगा, या फिर ओसामा बिन लादेन बनेगा, एथ हाउस से देखा जाता है। या मिलिट्री का बहुत बड़ा अफसर बनेगा, या फिर बहुत बड़ा आतंकवादी बनेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी भी एथ हाउस से देखा जाता है। एथ हाउस सीक्रेसी, लाइफ में कितना सीक्रेट रखेगा एथ हाउस से। गुड़ विद्या, अकल्ट साइंस में कितना आगे करेगा, एथ हाउस से देखा जाता है। इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, लेकिन देखो इंश्योरेंस से पैसा जब मिलता है तो कहीं ना कहीं एक दुख भी होता है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बोलने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन वो पैसा क्या काम का जब जिनका पैसा हमें मिल रहा है वही हमारे साथ में नहीं है। बट स्टिल इंश्योरेंस मनी का मिलना, एथ हाउस। इनहेरिटेंस का मिलना, एथ हाउस। कोई जातक का एक अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना, मेटाफिजिक्स में, साइकोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, पैरानॉर्मल साइंस में इंटरेस्ट होना, ये एथ हाउस दर्शाता है। कहीं ना कहीं हमारा सभी का एथ हाउस कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोल प्ले किया होगा कि हमें एटलीस्ट इंटरेस्ट तो इस लाइन में दे रहा है। सो एथ हाउस से अगर हम देखें तो यस पॉजिटिव भी है। आयुष्य को कैसे जीना, अष्टम भाव शनि बैठ गया आयुष्य अच्छी देगा, लेकिन बीमारी वाला देगा तो फिर शनि वाले काम करो। राहु बैठ गया एक्सीडेंट दे सकता है, तो राहु वाले काम करो। राहु वाले काम करना यानी कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। राहु वाले काम यानी कि आप अकल्ट में जाओ, रिसर्च में जाओ। ये एक इनबिल्ट ताकत देता है एथ हाउस हमें। हमेशा एथ हाउस नेगेटिव, देखो हाउस तो सभी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है,
बट जो नेगेटिव हाउसेस में से जो पॉजिटिव हम निकाल पाए, तो यही तो काम ज्योतिष का है। एथ हाउस मेरा ऑब्स्टेकल का हाउस है, लेकिन ऑब्स्टेकल कब आएंगे? जब मैं काम करूंगा और काम सही तरीके से करूंगा, तो ऑब्स्टेकल्स आने पर भी मैं उसका 90वें भाव तक जाऊंगा। 90वें भाव क्या है? मेरा भाग्य। शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, ऑब्स्टेकल्स आए, उस सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके जब मैं अपने भाग्य को खिला रहा हूँ, 9th हाउस, मेरा भाग्य उदय हो रहा है। किसी के शादी के होने के बाद भाग्योदय होता है। 9वां भाव से मिलता क्या है? धर्म मिलता है। जब 4th हाउस से हम माता देखते हैं, 10th हाउस से हम पिता देखते हैं, 9th हाउस से भी पिता देखते हैं। क्यों? 4th हाउस से 10th हाउस सीधा समझ में आ गया, ऑपोजिट हाउस हो गया। लेकिन 9th हाउस से पिता इसलिए देखते हैं, जो धर्म मिलता है वो पिता से मिलता है। और 9th हाउस धर्म का भाव है, रिलीजियस हाउस है ये। जहाँ तक कितना रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, जहाँ तक कितना इंटरेस्टेड होगा, इंक्लाइंड होगा, ये 9th हाउस से देखा जा सकता है। जहाँ तक का भाग्य जो है, मेरे भाग्य में कुछ है भी नहीं है या भी नहीं है, ये 9th हाउस से देखा जाता है। और जैसे 4th हाउस और 5th हाउस बेसिक एजुकेशन का कारक है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का कारक है। बीकॉम तक कर लिया, 5th हाउस, एमकॉम करूंगा, एमए करूंगा या रिसर्च करूंगा, पीएचडी करूंगा, ये 9th हाउस दर्शाता है। और जब तीसरे भाव से छोटी मोटी यात्रा बोला था, तो 9वें भाव से बड़ी यात्रा देखी जा सकती है। और इन दोनों का समन्वय करें तो 12th हाउस आउट ऑफ इंडिया फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन यात्रा भी हो सकती है। 9वें भाव से पिता को देखा जा सकता है, 9वें भाव से पिता के रिलेशनशिप को भी जा सकता है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है पिता रिलेटेड, तो 9th हाउस, 10th हाउस और सूर्य को चेक कर लो, आंसर्स वहां पे मिल जाएंगे। अब तक तो बहुत कुछ सुख भोगा, लेकिन कर्म की तो बात की ही नहीं। अब आया कर्म। मेरा कर्मा कैसे होगा? ये 10th हाउस, जो 2nd हाउस से धन कमाया है, सॉरी, जो 2nd हाउस में धन बचाया है, जो छठे भाव से सर्विस करके धन कमाया है, जो 7वें भाव से बिजनेस करके धन कमाया है, उसका क्वालिटी कैसा होगा, ये मेरा कर्मा 10th हाउस बताएगा। 6, 7, 10 मिला के जो पैसा जमा किया है वो 2nd हाउस, लेकिन उसका क्वालिटी कैसा है? पैसा जमा तो कर लिया, चोरी करके, अच्छे से नौकरी करके, अच्छे से बिजनेस करके, या हेरा फेरी करके, उसका क्वालिटी बताएगा मेरा 10th हाउस। इट इज व्हाट आई डू। मैं कुछ नहीं करता, वो भी एक मेरा कर्मा है। हम लोग बोलते हैं इसको सब बिठाए बिठाए मिल गया है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट वो भी एक कर्मा है। 10th हाउस अगर किसी का स्ट्रांग हो, सूर्य जैसे, सूर्य मंगल जैसे प्लानेट हो, तो डेट वेक शनि भी हो, जातक गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व हो सकता है। मंगल जैसा प्लानेट हो, जातक बहुत बड़ा सर्जन बन सकता है, मिलिट्री ऑफिसर बन सकता है। 10th हाउस इज एवरीथिंग अबाउट माई पावर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, कैसा पैसा कमाया, क्वालिटी ऑफ मनी। 10th हाउस ओवरऑल मेरा कर्मा और प्रोफेशन बताता है। कर्माती तो बात कर ली, कितना लाभ मिल रहा है, वो 11वां भाव से। मेरा इच्छा शक्ति का जो भाव है, और केपी में बहुत सिग्निफिकेंस में 11th हाउस को लिया जाता है। जातक की खुद की इच्छा, क्या जातक की खुद की डिजायर है शादी करने की? 11th हाउस से देखना जरूरी है। लाभ भाव, प्रॉफिट एंड गेन्स, यहाँ पे हर वो चीज मैं करूंगा जिससे मुझे फायदा होगा, तो 11th हाउस से देखा जा सकता है। 11th हाउस से मेरी दोस्ती यारी संगत देखी जा सकती है। यहाँ पे मेरी हर वो इच्छाएं पूर्ति का कारक का ये हाउस है। यहाँ पे जातक कितने अच्छे से दोस्त बनाता है, कितने अच्छे दोस्त बनाता है, कितने लंबे समय तक अपनी दोस्ती निभाता है, ये 11th हाउस से देखा जा सकता है। 11th हाउस से एक्स्ट्रा इनकम भी देखी जा सकती है। सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी देखी जा सकती है। लाइक, मैं बिजनेस कर रहा हूँ या फिर जॉब कर रहा हूँ, तो साथ में शेयर मार्केट कर रहा हूँ, तो वहां से मुझे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्पेकुलेशन ऑफ मनी हो सकता है, बेटिंग हो सकता है। 5th हाउस के साथ साथ 11th हाउस का समन्वय, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। सब कुछ जीवन में देख लिया, अब लॉस की बारी, डिटैचमेंट की बारी है।
हम 12th हाउस को बोलते हैं ना फॉरेन सेटलमेंट, तो फॉरेन सेटलमेंट होता है तो कहीं ना कहीं इस यहाँ से तो डिटैच हो रहे हैं, यहाँ से तो दूर हो रहे हैं, अपने वतन से तो दूर हो रहे हैं। अगेन 6 8 12 हाउसेस, 12 हाउस इज वन ऑफ द नेगेटिव हाउस, त्रिक भाव का ये हाउस है। ये भाव हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी कारण बन सकता है, ये हाउस जेल यात्रा का भी कारण बन सकता है, ये भाव शयन सुख भी बन सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स या स्लीप अच्छे से होगी नहीं होगी, बेड प्लेजर्स भी हो सकता है, सेक्सुअल एंड सेंसुअलिटी भी 12th हाउस दर्शाता है। 12th हाउस से मुझे किसी गवर्नमेंट से पेनल्टी होगी नहीं होगी, मैं कितना चैरिटेबल होगा नहीं होगा, मैं क्या मेरा पैसा कैसा व्यय हो रहा है, कैसा नुकसान हो रहा है, ये 12th हाउस से देखा जा सकता है। और 12th हाउस से सबसे बड़ी सत्यता का बात है, वो है मृत्यु, एग्जिट। जहां पर मैंने फर्स्ट हाउस में बोला था एंट्री, 12th हाउस इज द एग्जिट। यहां पर मैं कैसे अपना लॉस कर लेता हूं, यहाँ पर मेरा एग्जिट कैसे होगा, ये 12th हाउस से दर्शाता है। और एग्जिट की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है मोक्ष। और मोक्ष का सही अर्थ क्या होता है, सिर्फ ये बर्थ से खत्म होना नहीं, जन्मों पुनर्जन्म से फेरे का अंत होना, जब तक फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आएगा। कविता जी लास्ट में ट्राई करता हूँ, अदरवाइज वी विल मिस ऑन दी कंटेंट वाइज। ठीक है। सो दीज आर दी 12 हाउसेस, बहुत संक्षिप्त वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये इसलिए मैंने बताया बिकॉज अगर कोई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था, अगर मुझे कोई सवाल ही नहीं करता तो बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर ब्लैंक हो जाएगा, कुंडली में देखूं क्या, कहाँ से आंसर दूं, क्या पूछना चाहते हो। जैसे वो 3 इडियट में वो एक है ना प्रोफेसर बोला कहना क्या चाहते हो भाई, वैसा हो जाएगा हमारा हालत, अगर कोई हमें से एक सवाल ही नहीं पूछेगा तो। सवाल पूछेगा तो हमें समझ में आएगा कि हमें कुंडली में देखना क्या है। सो हाउसेस प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अब केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से जाना हुआ ये एस्ट्रोलॉजी, दिस इज अ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ। ये मोर एडवांस्ड फिलोसॉफी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिनको डॉक्टर के एस कृष्णमूर्ति जी ने विकसित किया, डेवलप किया, रिसर्च किया और इनोवेट किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाव के साथ साथ इन्होंने नक्षत्र को इम्पोर्टेंट रोल प्ले दिया है। और इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स केपी एस्ट्रोलॉजी के हमें हमारे सामने रखे हैं, जिनके कारण हमें प्रिडिक्शन करने में, इवेंट को एंटिसिपेट करने में बहुत इजी हो गया है। केपी के रूल्स इतने सिंपल है कि अगर वो रूल्स ही हमने फॉलो कर लिए तो हम बहुत कुछ हम एटलीस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या इवेंट का हाँ ना होना ये हम केपी के माध्यम से जान सकते हैं। केपी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के महासागर का वो पार्ट है जहां पे से कुछ अंश उसका निकाल कर, कुछ रूल्स को ध्यान में रख के हम और एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। केपी और वैदिक में बेसिक जो डिफरेंस है, जहां पे वैदिक में हम बहुत सारे योगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां पे केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड पे ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। वैदिक में हमने सूर्य कुंडली भी देखते हैं, चंद्र कुंडली भी देखते हैं, लग्न कुंडली भी देखते हैं, डिविजनल चार्ट भी देखते हैं। केपी में कुछ नहीं, केपी में रूल को फॉलो कर लिया खत्म, नक्षत्र को फॉलो कर लिया खत्म। मैं ये नहीं कहता कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन उसको एक्यूरेसी के तक जाने के लिए आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। केपी में एक्यूरेसी के चांसेस बहुत इजी है, ज्यादा है, क्योंकि उसके कैलकुलेशन उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। और आज तो हम लोग वी आर ब्लेस्ड कि हमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जहां से सीधा हम सिग्निफिकेटर पे चले गए और हमने इवेंट को हाँ ना बता दिया करके हमने प्रिडिक्ट कर दिया। केपी एस्ट्रोलॉजी इज मच इजियर टू लर्न, ध्यान से सुनना, लर्न बोल रहा हूं मैं। केपी को पढ़ना बहुत इजी है, जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना शुरू करोगे, आपका दिमाग और उसमें इन्वॉल्व होएगा तो इजी लगेगा। बट आपने पढ़ के छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो देन केपी इज नॉट दैट इजी। केपी इज इजी टू लर्न कंपेयर टू वैदिक। वैदिक में बहुत सारे स्टडीज करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। गोचर दशा, यहाँ पे आपने रूल्स को फॉलो कर लिया और दशा को देख लिया,
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जहां पे भाव को स्टडी करने में हम श्रीपद पद्धति यूज करते हैं, यहाँ पे प्लेसिडस सिस्टम का यूज होता है, जहां पे मैंने कल ही बताया था 3 से 6 डिग्री का अंतर अयनांश में केपी के होता है कंपेयर टू वैदिक। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो टेक्निक्स है प्रिडिक्शंस करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, वो बहुत सारे हाउसेस को ध्यान में रखते हुए, हाउसेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हुए, हाउसेस के अंदर बैठा हुआ ग्रह के ऊपर इम्पैक्ट करता है। वेरेस केपी एस्ट्रोलॉजी में मैलेफिक हो, वक्री हो, कैसा भी हो, अगर वो ग्रह उस पर्टिकुलर हाउस का जिस इवेंट के बारे में बात करते हैं उसको पॉजिटिव इवेंट नंबर सिग्निफाई कर रहा है, पॉजिटिव नंबर ऑफ हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, बाद में भले कितना भी मैलेफिक हो, रिजल्ट दे के ही रहेगा। लेकिन आप इसको वैदिक से भी देखोगे, आंसर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ वैदिक आंसर नहीं देगा और केपी आंसर देगा। वैदिक में बहुत डीप में जाना पड़ सकता है आपको, एक एक क्वेश्चन के लिए। केपी में उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है केपी में जिसको हम बोलते हैं डिविजन्स ऑफ नक्षत्र। आप में से कितने लोगों को नक्षत्र बायाट है, या नक्षत्र छोड़ो, नवमांश बायाट है? कितने लोगों को, जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, जिनको नवमांश बायाट है? नहीं है तो भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट कॉलम पे लिख दो। कितने लोगों को मालूम है कि नवमांश बायाट है, या डिग्री वाइज नवमांश याद है? मेरे नक्षत्र ज्योतिष वाले दोस्तों, ममता जी आपको बायट है? लिटिल बिट, ओके वेरी गुड, लिटिल बिट है तो भी वेरी गुड। तो अगर आपको बायट नहीं है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आज इसका एक, श्वेता जी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू आर वेरी न्यू, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। तो आज एक टेक्निक भी बता देता हूं मैं, पर उसके पहले थोड़ा सा हम डिवीजन ऑफ नक्षत्र या फिर कुछ मैथमेटिक फॉर्मूलाज को समझ ले। हमें करना कुछ नहीं, हमें इसको मैथमेटिक्स बस हमें समझ में आना चाहिए। ये एप्लीकेशन में जो भी होता है, अगर किसी ने कल को हमने पूछ लिया, ये एप्लीकेशन के बेस पे तो कोई भी कुछ बता दे, ये होता कैसे, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत गणित हमें पता होना चाहिए। एंड एस्ट्रोलॉजी इज, आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज अबाउट गणित। और ये 2+4 या साइन थीटा कॉस थीटा वाला गणित है नहीं, ये ग्रहों की चाल का गणित है। तो हम लोग डिवीजन ऑफ नक्षत्र को इस तरह से समझते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, खास करके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब हम केपी में। काफी लोगों ने कल पूछा था हिट थियरी, फिर पूछा था कि शिफ्ट थियरी, ये इसी के अंदर का डिवीजन ऑफ नक्षत्र में ही है, उसका सारा जवाब इधर ही है। हम लोग में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम सबलॉर्ड थियरी पढ़ते हैं, केपी क्यों ऐसा सबलॉर्ड की तरफ जाता है, केपी में क्यों, क्या ऐसा अलग है, केपी कुंडली पूरी अलग क्यों हो जाती है। तो उसके कुछ रीजन है, जहाँ पे कृष्णमूर्ति सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। हमें सभी को पता है एक राशि 30 डिग्री की है, उससे ज्यादा तो नहीं है। और हमारे पास कितनी राशियां हैं? 12 राशि। हमारा पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, उसके अंदर 12 राशि है। तो 360 डिवाइडेड बाई 12, तो हमें क्या आंसर मिल गया? 30। 30 डिग्री की एक राशि। हम इतना तो जानते हैं, एक नक्षत्र एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, सवा दो नक्षत्र टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन 3 नक्षत्र के नाम आते हैं। अब ये कैसे सवा 2 आते हैं? इसी नक्षत्र कितने हो गए? 27 नक्षत्र हो गए। राशियां कितनी हो गई? 12। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो वेरी प्रिसाइज आंसर आएगा, 2.25252525 करके कुछ आंसर आएगा। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, सवा 2 नक्षत्र। जब हम बोलते हैं सवा 2 नक्षत्र, यानी कि 2 नक्षत्र पूरा और तीसरा नक्षत्र का कुछ पार्ट होगा। एक नक्षत्र के कितने चरण है? 4 नक्षत्र है। एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए। जितेंद्र जी आपने आंसर ऐसे करके दे दिया, अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। एक नक्षत्र के 4 हो गए तो 2 नक्षत्र के कितने हो गए? 4 2 8। एक नक्षत्र के 4 चरण, 2 नक्षत्र के 8 चरण, बराबर। अब नवमांश के लिए हमें एक राशि और एक एक चरण और चाहिए। तो तीसरे नक्षत्र का पहला चरण जो हो जाएगा, वो मेरा सवा 2 राशि, एक राशि के अंदर सवा 2 नक्षत्र कवर हो जाएगा। अगर ये चार्ट भी इस तरह से याद कर लेंगे, आपको नवमांश याद हो जाएगा, आपको नक्षत्र याद हो जाएंगे।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है। सवा दो का मतलब क्या है? सवा दो नक्षत्र, ये कैलकुलेशन तो हमें समझ में आ गया सर, 360 से 12 डिग्री, 12 डिवाइड कर दिया, 30 राशि मिल गई, 30 डिग्री मिल गया एक राशि का। आपने बोला 27 नक्षत्र, हमने वो भी मान लिए। 12 राशि में डिवाइड करना है सवा दो। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लो। चलो कर देते हैं, इसी के लिए तो यहाँ पे आया हूँ। तो मान के चलो एरीज साइन है, मेष राशि है, बहुत सिंपल लेते हैं। मेष राशि में 3 नक्षत्र कवर होते हैं। कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। 1 सेकंड। हाँ। अब मैंने क्या बोला कि नवमांश को भी याद रखो, तो ये याद रह जाता है। नवमांश यानी कि 9 अंश, और नक्षत्र के 9 चरण पकड़ लो। तो अगर मैं 9 चरण नक्षत्र के पकड़ता हूं, तो कैसे भी करके मुझे एक नक्षत्र पूरा 4 चरण, दूसरा नक्षत्र पूरा 4 चरण, और तीसरा नक्षत्र का 1 चरण आएगा, या वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर मेरी मेष राशि है, उसके अंदर 3 नक्षत्र जब कवर होते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, इसका मतलब हम 3 नक्षत्र को 30 डिग्री में टोटली अवॉइड करें चरणों वाइज, तो हमें एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का मिलता है। एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का मिलता है। टोटल राशि का डिग्री कितना है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो लिखा है वहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो कंफ्यूज हो सकता है। एक नक्षत्र मैंने कितना बोला? 13.20 डिग्री का, राइट। तो एक चरण 0.0 से लेके 3.20 जाएगा। दूसरा चरण 3.20 से लेके 6.40 जाएगा। तीसरा चरण 6.40 से लेके 10.00 जाएगा। चौथा चरण 10.00 से लेके 13.20, खत्म। मेरा एक नक्षत्र खत्म। अभी भी चंद्रमा की 30 डिग्री ट्रेवल करनी बाकी है, या किसी भी ग्रह को 30 डिग्री ट्रेवल करना बाकी है। यहाँ पे एक नक्षत्र खत्म। ठीक है, एंड ऑफ वन नक्षत्र। फिर बाद में 13.20 से लेके 16.40। फिर बाद में 16.40 से लेके 20। फिर बाद में 20 से लेके 23.20। फिर बाद में 23.20 से लेके 26.40। फिर बाद में 26.40 से लेके 30 डिग्रीज। ये पूरा नवमांश आ गया मेरा। तो अगर मैं एरीज का ही नवमांश निकालता हूं, कोई भी प्लानिट अगर एरीज में है, तो यहाँ पे एरीज ही आएगा, यहाँ पे टॉरस आएगा, यहाँ पे टॉरस के बाद कौन सी राशि आती है? वही लाइन कंटिन्यू होगा, जेमिनाई आएगा। जेमिनाई के बाद यहाँ पे कैंसर आएगा। कैंसर के बाद यहाँ पे लियो आएगा। यहाँ पे वर्गो आएगा। यहाँ पे लिब्रा आएगा। यहाँ पे स्कॉर्पियो आएगा। और यहाँ पे सेजिटेरियस आएगा। यानी कि अगर मेष राशि का नवमांश यहाँ पर अगर मुझे बायड करना था, तो मेष राशि से ही स्टार्ट करके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राशि तक जाऊंगा। नवमांश, 9 अंश, यही मेरा डिवीजन ऑफ नक्षत्र भी है, यही मेरा नवमांश भी है। इस तरह से हम नवमांश भी याद कर सकते हैं, इस तरह से नक्षत्र भी याद कर सकते हैं, चरण भी याद कर सकते हैं। जब टॉरस राशि यानी कि यहाँ पर अगर मान के चलो कोई प्लानेट घूम के 30 डिग्री चल के एरीज से आगे जाएगा, तो टॉरस में चला जाएगा। तो जब वो टॉरस में 0.30 डिग्री इसका होगा, तो टॉरस के अंदर राशि में पहला नवमांश कौन सा होगा? सेजिटेरियस के बाद कौन सा आता है? धनु के बाद कौन सा आता है? केप्रिकॉन। तो टॉरस का पहला नवमांश जो होगा, वो केप्रिकॉन से स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स ये मैथमेटिक्स हमें कहीं पे अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है आजकल, थैंक्स टू दिस ऑल दिस सॉफ्टवेयर। लेकिन ये हमें समझने के लिए काफी इजी है। अगर आप इस तरह से, मुझे अगर चांस मिला तो मैं एक ना मैं शेयर करूंगा, एक मैंने लिखा हुआ है, वो आप खुद लिख के प्रैक्टिस करोगे,
तो आपके दिमाग में बायाड बैठ जाएगा, नवमांश भी, और आपके दिमाग में नक्षत्र भी चारों चरण के साथ बायाड हो जाएगा। ये डिवीजन जब हम करते हैं तो यहां पर इक्वल डिविजन नहीं हुआ, तीन का इक्वल पार्ट नहीं हुआ, जहां पर ये डेफिनेटली हमने नवमान सिस्टम और विंशोत्तरी दशा सिस्टम को अप्लाई किया गया था। जैसे केतु के बाद आएगा विनस, विनस के बाद आएगा सूर्य, सूर्य के बाद मून की दशा, मून के बाद मंगल की दशा, मंगल के बाद राहु की दशा, राहु के बाद गुरु की दशा, गुरु के बाद शनि की दशा, शनि के बाद बुध की दशा। ये सब कुछ इसी कैलकुलेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। एक नक्षत्र जब मैंने बोला 13 डिग्री पॉइंट 20 अंश का है, 20 कला का है, तो अगर इसको हम मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट कर दे तो एक नक्षत्र 800 मिनट का है। और ये 800 मिनट अगर 9 इक्वल पार्ट्स में हम विंशोत्तरी दशा ग्रहों के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर सब डिविजन्स किसी एक नक्षत्र के मिलना शुरू हो जाते हैं। केतु का सब नक्षत्र आएगा इस 800 डिवाइड बाई 7 × 7 × 120 अगर करेंगे तो हमें 46 मिनट का मिलता है। ऑफकोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, बट इस तरह से केपी में जब कृष्णमूर्ति पद्धति शुरू हुई, कृष्णमूर्ति सर ने इसको देखा कि यहाँ पे जो हम वैदिक में जो हम ओवरऑल लेते हैं जिसका डिवीजन इक्वल नहीं है, तो उसका रिजल्ट इक्वल कैसे मिल सकता है। तब जाकर वहां पर नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र सब लॉर्ड की तरफ उन्होंने देखा, तो वहां से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। और केपी में हम लग्न चार्ट के साथ साथ भाव चलित या फिर कसपल चार्ट को देखते हैं। कई बार हमें लगता है कि केपी में हम क्यों ऐसा देखते हैं, बिकॉज हमारी जो धरती है, ये जो शिफ्ट थियरी, कल किसी ने पूछा था ना, शिफ्ट थियरी, शिफ्ट थियरी बोल रहे थे, हिट थियरी, और किसी ने बोला था शिफ्ट थियरी। हमारा जो अर्थ का रोटेशन ना, उसके कारण ये हो रहा है। अर्थ एग्जैक्ट गोलाकार में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ये बॉल मेरे हाथ में जो है, ग्लोब है जो ये पूरा गोल, हमारा अर्थ ऐसा नहीं, हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, जिसके कारण हमें पूरा राउंड शेप सही समय पे नहीं मिलेगा। जब ये रोटेट करता है तो कहीं ना कहीं डिग्रीज, केपी में खास करके डिग्रीज चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए सब लॉर्ड लेवल पे केपी में चेंज हो जाते हैं, जो पिछला गणित हमने देखा। और यहाँ पर लग्न कुंडली और कसपल कुंडली या फिर भाव चलित कुंडली में फर्क मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं जो प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठा है वो कसपल कुंडली या फिर भाव चलित कुंडली में सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस में शिफ्ट हो गया है। या कई बार हम केपी चार्ट में एक ये भी देखते हैं कि जोडिएक साइन ही गायब हो गई है, क्योंकि हम वहां पे भाव मध्य बिंदु नहीं, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट लेना शुरू करते हैं वैदिक में और केपी में। एंड थैंक्स, रियली थैंक्स, हम लोग बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, जहां पर हमें भले एस्ट्रो सेज में या कोई XYZ एप्लीकेशन में बहुत बड़े बग्स होंगे, छोटे मोटे सब लॉर्ड लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, बट ये गणित हमें करने का मौका नहीं मिल रहा है अभी, अदरवाइज हम सब परेशान हो जाते, बिकॉज दिस मैथमेटिक्स इज नॉट दैट इजी ऑल्सो। जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग ने जब मैंने जब पढ़ाई की थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, मैथमेटिक्स वाज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, हम लोग को डर लगता था इसी में फेल होंगे, और मेरा तो बचपन से मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था, बट स्टिल समहाउ थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद, यस, इट इज नॉट दैट इजी, बट ऑफ कोर्स वी आर ब्लेस्ड कि आज के सॉफ्टवेयर के जमाने में हमें ये सारे कैलकुलेशन करने नहीं है। बट हमें समझना आना चाहिए कि 13.20 डिग्रीज, नक्षत्र के 4 चरण, 27 नक्षत्र है, 4 चरण, टोटल चरण कितने हो गए, 108, बराबर। तो 108 की क्या होती है, माला जपते हैं हम, किसी भी मंत्र के जाप करते हैं तो 108 हर एक नक्षत्र को याद करके कर लेते हैं हम, हर एक नक्षत्र के फेरे करके आए हम लोग। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बोलूंगा यहाँ पर, जब नक्षत्र की बात हो ही रही है, हम लोग एक तो बात, एक फिलोसॉफी से तो हम लोग सब लोग मानते हैं कि हमारा कर्म की सजा हमें मिलती है, राइट। हम लोग बोलते हैं ना कर्मों की सजा मिलती है, तो कर्मों की सजा देता कौन है। आप बोलोगे, आपके आंसर होंगे भगवान, प्लानेट, ठीक है, भगवान देते हैं, प्लानेट। ये अकाउंटेंसी रखता कौन है, इसने इतना खराब कर्म कर्म किया है, हु आर दी विटनेस। तो ये विटनेस कौन है मालूम है, सूर्यदेव विटनेस है, जिसको हम देख सकते हैं।
चंद्रदेव विटनेस है जिनको हम देख सकते हैं, सारे प्लैनेट्स हमारे विटनेस है जिनको हम देख सकते हैं, और सारे नक्षत्र भी हमारे कर्मों के विटनेस है जो ये लेखा जोखा रख रहा है। अकेला चित्रगुप्त नहीं रखता लेखा जोखा। तो जो 27 नक्षत्र के 4 चरण और हम लोग माला जप रहे हैं ना, जो भी मंत्र जाप करते हो वो सब 108 क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस इस तरह से। +1 + 0 + 8 क्या आएगा? 9। एंड 9 इज द यूनिवर्सल नंबर। न्यूमरोलॉजी में भी 9 को यूनिवर्सल नंबर बोला गया है। 9 ग्रही है। दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लग्न चार्ट एंड कस्पल चार्ट। यहाँ पर अगर आप राइट साइड में जहाँ पे लग्न चार्ट देख रहे हो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मंगल यहाँ पर है सेकेंड हाउस में, 0 0 डिग्री का है। लेकिन अगर केपी चार्ट में या कस्पल चार्ट में मैं देख रहा हूं तो मंगल यहां पर आ गया है। ये इसी को शिफ्ट थियरी बोल देते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में है, चलित कुंडली या कस्पल चार्ट में 11 भाव में है। भले चंद्रमा की डिग्री 10 है, लेकिन चंद्रमा का मूवमेंट उतना फास्ट भी है ना। नेपच्यून यहां पर है, लेकिन मेरी कस्पल कुंडली में पीछे का रिजल्ट दे रहा है। जुपिटर पीछे चला गया, वीनस सैटर्न पीछे चले गए। दिस इज द शिफ्ट थियरी जस्ट बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन डिग्रीज। ये जो 6 डिग्री, 3 से 6 डिग्री का अयनांश का जो डिफरेंस है, ये कस्पल चार्ट के प्रिडिक्शंस में पूरा डिफरेंस लेके आ सकता है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी की स्पेशलिटी के बारे में भी जानते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने कहा कि एक कुंडली से व्यक्ति की 16 कुंडली बन सकती है कि नहीं। डिविजनल चार्ट अगर हम षड्वर्गीय चार्ट देखें या षोडश वर्ग चार्ट देखें तो 16 कुंडली बन सकती है। ये 16 के 16 कुंडली में हमें बहुत सारे योग अप्लाई करेंगे। एक में राजयोग बन रहा है तो दूसरे में नवमांश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक में पढ़ाई देख रहे हैं तो फिर D24 में पढ़ाई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एक में पिता की हालत अच्छी नहीं है लेकिन D12 में पिता की हालत अच्छी है, तो प्रिडिक्शन पूरा अलग हो जाता है। एक में तो जातक का कैरेक्टर अच्छा लगता है लेकिन D30 में देखते हैं तो कैरेक्टर पूरा चेंज हो जा रहा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की गोचर, अलग अलग कुंडलियां जहां पे रिफर करनी पड़ती है, केपी में सीधा सिग्निफिकेशन कार्येश को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और केपी में कार्येश को इंपॉर्टेंस के साथ साथ अकेला कार्येश भी रिजल्ट देगा नहीं। जैसे वैदिक में हम बोलते हैं संतान का कारक जुपिटर, पंचम भाव का कारक जुपिटर है। तो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंगल में अगर मैं चेक करूं संतान का सुख होगा नहीं होगा, पंचम भाव का मालिक और जुपिटर को देखूंगा मैं वैदिक के एंगल से। लेकिन केपी में अकेला जुपिटर डिसाइड नहीं कर सकता कि संतान सुख होगा कि नहीं होगा। केपी में कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कुछ रूल्स को देखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहला रूल है, अकेला भाव रिजल्ट नहीं देगा। जैसे हमने वैदिक में बोल दिया मैरिज, संतान मैरिज 7th हाउस, संतान 5th हाउस। केपी में ऐसा नहीं है बॉस। केपी में रूल नंबर 1, सिंगल हाउस विल नॉट गिव एनी रिजल्ट। ऑफकोर्स प्राइमरी हाउस वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हमें दूसरे हाउसेस का सपोर्ट भी लेना होगा। अगर दूसरे हाउसेस, प्राइमरी हाउस अगर डिनाई कर रहा है इवेंट को, लेकिन दूसरे हाउस सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है जातक के वो इवेंट देर से हो या कुछ इश्यूज से हो, लेकिन हो जरूर। तो अगर बात करते हैं मैरिज की, तो मैरिज हम 7th हाउस से देखते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस प्राइमरी हाउस है, नो डाउट। बट 7th हाउस के साथ साथ सेकंड हाउस को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का हाउस है, एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर्स का हाउस है। और साथ ही साथ 11th हाउस को भी देखेंगे। 11th हाउस हमने अभी देखा जातक के इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो जातक की खुद की इच्छा है या नहीं शादी करने के लिए, तो 11th हाउस देखा जाएगा। तो शादी के मामले में अगर कुछ देखना है केपी के एंगल से, तो अकेले 7th हाउस से रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें 7th हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस को भी देखना पड़ेगा। यस, प्राइमरी हाउस इज 7th हाउस, बट ये अगर ये 7th हाउस, 7th हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस को भी सिग्निफाई कर दे तो इवेंट होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जातक के हेल्थ के बारे में देखना है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हाउसेस डिस्कस किए थे, तो हमने वहां पर देखा था कि जातक
फर्स्ट हाउस, सिक्स हाउस, एथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से हम हेल्थ, जातक की हेल्थ के बारे में डिसाइड करते हैं। केपी में फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड अगर छठा भाव सिग्निफाई कर दे, या जो भी प्राइमरी हाउस है वो अगर 6, 8, 12 सिग्निफाई कर दे, तो जातक को हेल्थ के प्रॉब्लम होंगे, जातक बीमार होगा। और एक कंसेप्ट केपी में है जो हम तीसरा रूल में पढ़ेंगे, अगर यही फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर दे, यानी कि छठे से 12वें भाव को सिग्निफाई कर दे, तो जातक की रिकवरी भी होगी, बीमार तो पड़ेगा। छह भी सिग्निफाई कर रहा है, पांच भी सिग्निफाई कर रहा है, तो जातक बीमार तो पड़ेगा, लेकिन पंचम भाव सिग्निफाई कर रहा है वही सब लॉर्ड, तो जातक रिकवरी भी अच्छे से ले लेगा, जल्दी रिकवर कर लेगा। दूसरा रूल, हर एक प्लानेट अपने नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड और उसके सब लॉर्ड के अनुसार रिजल्ट देगा, प्लानेट अकेला रिजल्ट नहीं देगा। प्लानेट अपने जिस भी नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी कोई भी हो, वो वैसा रिजल्ट देगा। मान के चलो हमें किसी जातक के वेल्थ के बारे में जानना है, तो कौन सा प्लानेट वेल्थ देगा, तो हम लोग वैदिक में क्या करते हैं, हम लोग सेकंड हाउस में चले जाते हैं, धन का भाव है। यहां पर हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। अगर सेकंड हाउस का मालिक सबलॉर्ड, सॉरी सेकंड हाउस का मालिक नहीं, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड 12वें भाव में या 12वां भाव सिग्निफाई करता है, इसका मतलब ट्वेल्थ हाउस क्या है, एक्सपेंसिस। तो हम बोल सकते हैं जातक का सेविंग्स तो है, लेकिन सेविंग्स टूटना भी लिखा है, क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड, सेकंड हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो ऐसे हाउस को सिग्निफाई कर रहा है जहां पर सेविंग्स का इरोजन भी दिख रहा है, जहां पर जातक को सेविंग्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है। जहां पे जातक सेविंग करेगा तो सेविंग टूटेगा भी। सो अकेला प्लानेट रिजल्ट नहीं देगा, उसका प्लानेट उसके नक्षत्र लॉर्ड का जो भाव को सिग्निफाई करेगा वैसा रिजल्ट देगा। एंड रूल नंबर 3, जिस भी भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस भी भाव के सिग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उससे अगला भाव यानी कि उससे 12वां भाव नेगेटिव रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैरिज के लिए अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम मैरिज देख रहे हैं किसी का, तो मैरिज प्राइमरी हाउस सेवेंथ हाउस, बाद में सपोर्टिंग हाउस सेकेंड एंड 11th हाउस। अगर सेवेंथ हाउस का, प्राइमरी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 7 को सिग्निफाई करता है, हम बोलते हैं मैरिज होगा। लेकिन 7 सेवेंथ हाउस के साथ साथ सिक्स हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो ये रूल के अनुसार सिक्स हाउस क्या हो गया, सेवेंथ का 12वां हो गया, पिछला भाव। यानी कि मैरिज तो होगी, लेकिन मैरिज लाइफ में कुछ खलन पैदा हो सकता है, मैरिज लाइफ अनहैप्पीनेस वाली हो सकती है, मैरिज लाइफ में सेपरेशन हो सकता है, मैरिज लाइफ में डिवोर्स हो सकता है, नॉट मच सेटिस्फाइड मैरिज लाइफ हो सकती है। ये तो कि हम लोग वैदिक में भी देखते हैं ना, कि अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड छठे में आ जाए, उससे 12वें में आ जाए, तो खराब रिजल्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कोई नेगेटिव हाउस को या उससे 12वें हाउस को सिग्निफाई कर देता है, तो रिजल्ट खराब कर सकता है। एज सिंपल एज दैट, हर एक में ये रूल अप्लाई हो सकता है। रूल नंबर 4 शायद हर एक में अप्लाई नहीं होता, इसलिए इस रूल को बहुत लोग ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते। रूल नंबर 4 ये है कि हर एक हाउस अपने से दूसरा हाउस, जैसे 12वां हाउस नेगेटिव करता है, लेकिन अपने से दूसरा हाउस को बढ़ावा देता है। तो जैसे पहला हाउस मैं खुद, जातक खुद, दूसरा भाव मेरा फैमिली मेंबर्स यानी कि झुंड। पहले हाउस में मैं अकेला खुद, लेकिन उससे दूसरा भाव सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। सेम वे सेकंड हाउस मेरा धन है, तो सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर दे, तो मैं एक्स्ट्रा कम पैसा भी कमा सकता हूँ, इंटरेस्ट इनकम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड हाउस एंड 11th हाउस। तो अगर सेकंड हाउस का कस्टमर सप्लाउट 6, 7 बोलता है, तो हम बोल सकते हैं चलो ये जातक से सैलरी से कमाएगा, यानी कि सर्विस से कमाएगा या बिजनेस से कमाएगा। लेकिन अगर थर्ड हाउस 11th हाउस आ रहा है, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली करे, और करना भी चाहिए, बिकॉज सच सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेज आर गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ये केपी के कुछ 4 रूल हैं, आगे और हम लोग रूल देखेंगे इन दी क्लास, बट ये कुछ 4 रूल है। इतने ही रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, इनके सिग्निफिकेशन को अलग से समझते हैं,
तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द कोर्स कंटेंट एंड ऑल। प्राची जी, बिफोर टेकिंग द डाउट्स, यस। आई थिंक आप वो स्क्रीन शेयर करोगे या मैं कर दूं वो वाला स्क्रीन शेयर? सो दिस इज फाइन। तो बस एक बार जो है डिटेल्स शेयर कर देते हाँ हैं फॉर जैसे न्यू पार्टिसिपेंट्स जो आज ज्वाइन करे हैं, हाँ। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ज्वाइन करी थी। तो 2 जुलाई से जो फुल सर्टिफाइड कोर्स ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी, एंड यस व्हेन आई एम सेइंग फुल कोर्स, यानी कि ये पूरा फुल फ्लेज प्रोफेशनल कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। इस कोर्स के बाद आपको कुछ भी आगे केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए सीखने के लिए कहीं कोर्स एनरोल करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। टोटल 35 क्लासेस होने वाली हैं, जो कि हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेंगी। यानी कि टोटल आपका 3 मंथ्स तक ये कोर्स चलेगा। 2 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसकी आप सभी के लिए जो यहाँ पे लाइव अटेंड कर रहे हैं, 5500, यानी कि 5500 फीस है। एंड कल तक ये वैलिड है, तो यहाँ पे सॉरी, ये ओनली फॉर टुडे गलत लिखा है, ओनली टिल टुमारो दिस फीस इज वैलिड। 500 पे करके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ओनली 8 सीट्स आर लेफ्ट। तो अपनी एटलीस्ट सीट आप बुक कर लीजिए अगर आप ये पूरा कोर्स करना चाहते हैं, एंड देन रिमेनिंग यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट एज वेल। सो बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए जो रेड कलर से नंबर मेंशन है, 8130283244, इस नंबर को आप अपने पास सेव कर लीजिए, एंड वी कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप और कॉल। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। जी संतोष जी, अपना डाउट पूछें प्लीज। हेलो जी संतोष जी पूछिए। सर, अभी आपने जो रूल्स बताया उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेंगे क्या सर? तो एटलीस्ट थोड़ा सा यस, क्लियरिटी कल अच्छा। के कल के कल के क्लास में मैं एक एग्जांपल लेने वाले के लिए, कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा मुहूर्त देखने वाले हैं। तो वो ओके। एग्जांपल आज के रूल के साथ साथ मुहूर्त के साथ में देखूंगा। जैसे कल के हम लोग आयुष्य का भाव लेंगे और एक मुहूर्त का केस लेंगे करके। तो कल के क्लास तक बने रहिएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, तो एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा दूंगा। ओके सर, आपका वैसे भी एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, मुझे एक प्राची जी से बोलना, मैंने आज उनको 2-3 बार कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कॉल बैक करूंगी, लेकिन कुछ किया नहीं, क्योंकि मैम मुझे एनरोल एक्चुअली क्या करना है तो ना, मुझे मेरे बात फोन करना में था मैम प्रॉब्लम हो आपसे। रही है। मैंने हाँ। एक्चुअली 3-4 दिन से हर क्लास में बोल रही हूँ, मेरा मोबाइल ना कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं करने दे रहा है। नहीं मेरा मैम, व्हाट्सएप। मैंने आपको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कॉल भी किया था तो भी मैम आपने रिसीव। मैम जैसे अगर कॉल बैक करने के लिए मोबाइल में आपको कॉल एप्लीकेशन ऑन करना पड़ता है ना कॉन्टैक्ट्स के लिए, तो कोई भी नहीं ओपन हो रहा। कॉन्टैक्ट भी मैं ओपन नहीं कर पा रही, मैं मैसेजेस भी ओपन नहीं कर पा रही। जैसे फिर कोई मैं आपसे कॉल कैसे बात रिसीव करूँ? कर सकती हूँ। मैम आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए, कल मैं ऑफिस जाऊंगी ना, तो ऑफिस के मोबाइल से आपको कॉल बैक करती हूँ। बिकॉज मैम मुझे एनरोल करना है, उससे रिलेटेड आपसे बात करना था, कल ही बोल रहा था मैंने ना आपसे। मैम मुझे याद है, मेरे पास आपका और एक जयश्री मैम का भी कॉल पेंडिंग है। तो कल मैं ऑफिस पहुंच के आपको ऑफिस वाले नंबर से कॉल करूँ? ओके मैम, चलेगा, ठीक, पक्का लेकिन ना। आई एम सॉरी फॉर द डिले मैम, एक्चुअली थोड़ा मोबाइल का इशू आ रहा है। तो ओके ओके डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू सर। थैंक यू मैम जी। डॉक्टर स्मिता जी, अनम्यूट का एक्सेस दे देता हूँ। हाँ, दे दिया। प्रणाम सर। नमस्ते मैम। आपने तो आज की इंट्रो क्लास में ही ऑलमोस्ट पूरी एक 2 क्लास बराबर ताकत लगा दी सर। और मेरे को तो ये भी कहना भी था, और सबको भी पता ही लगता होगा सर के लिए क्या बोलूं मैं तो। नक्षत्र वगैरह में सर आपका इतना, जब मैंने बहुत शुरू में, मतलब मैंने शुरुआत में ही नक्षत्र किया जो मेरी समझ के बाहर था, लेकिन जैसे जैसे होता गया और जो आपने जब टेबल्स दी थी तो वो जी। बहुत अच्छा आपने दी थी। ये बात अलग है कि उतनी बुद्धि मेरी नहीं हुई, बट दैट गंडांत वगैरह के कंसेप्ट को कुछ कुछ समझा, यत्र तत्र कुछ कुछ पढ़ के। ये जो सर आपने अभी, आपको तो हम आगे क्लास में बात करेंगे, मैं क्लास में हूँ ही सर। जी। और आज की में बहुत बढ़िया से सर समझाया आपने। सर मेरा ना शुरुआत ही हुई थी एक ऐसी कोर्स से, वह एस्ट्रोलॉजी की, नक्षत्र नाड़ी। और हाँ, नक्षत्र नाड़ी इज अ कंसंट्रेट ऑफ दिस कस्पल नक्षत्र नाड़ी। सब लॉर्ड और नक्षत्र, इजंट इट? यस, नक्षत्र नाड़ी में सब लॉर्ड लेवल पे जाते हैं थोड़ा सा। इस उसमें सर क्या है, मुझे जो समझ में आया कि जो हम एक एक टेबल से निकाल रहे होते हैं वो एक हाँ साथ एक जगह दिया होता
इट्स अ जी शॉर्टकट, होता वो वही है। तो मतलब वो तो बिल्कुल ही, और कहना चाहिए कुंजी होती थी ना उस तरह की। तो मैं राइट बस आपसे इसकी वैलिडिटी वो चाहती हूँ, वैलिडिटी की होती है कि नहीं, क्योंकि मेरा ये नहीं नहीं मानना है, जब जब मैंने पढ़ा कि ऐसा ही होता है ना। नहीं नहीं, नक्षत्र तो नाड़ी क्रॉस भी, चेक। नक्षत्र रानी इसी कंसेप्ट पे ऊपर है, बट वो और आगे जाता है। वो लोग सब लॉर्ड टू सब लॉर्ड लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे ज्यादा जाते हैं करके। और तो वहां पर अगर आप देखोगे तो जो केपी में जो राहु केतु के सिग्निफिकेशन है, जैसे एस्ट्रोसेज में ही देख लेना आप, कि जहां पे एस्ट्रोसेज में राहु केतु के सिग्निफिकेशन दिखेंगे, थोड़ा सा आगे और जाओगे तो नक्षत्र नाड़ी का टेबल आ जाता है, वहां भी पे राहु आता है। केतु के सिग्निफिकेशन और ज्यादा हो जाते हैं। पर हाँ, वो भी मैंने क्योंकि एक ऐसा कोर्स किया था जिसमें ही टॉट अबाउट द मैथमेटिक्स पार्ट, देन आई हाँ रियलाइज कि राहु केतु के क्यों लगते हैं, ऑफ कोर्स विच आई हाँ, तो डोंट रिमेम्बर, बट वो यहाँ पे हम कवर करेंगे, क्योंकि जैसे नक्षत्र जो हम लोग केपी में देखते हैं, नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाई कैसे करते हैं, तो वो प्लानेट जहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, प्लानेट का नक्षत्र लॉर्ड जहाँ ऑक्यूपाई करता है, वो सारे राहु में इस रूल के अलावा, राहु जिनके साथ या युति बना के कंजंक्ट बैठे हैं उनका भी सिग्निफिकेशन या आता है। बैठा है जो राहु के ऊपर जिनकी दृष्टि आ रही है उनका भी वो रिजल्ट देता है। जी 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 सर, नक्षत्र बिल्कुल। नाड़ी में राहु में उतना ही लिया है बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो वो हम समझ लोग यहाँ पे गया इस मैं, कोर्स में मतलब भी देखेंगे। ठीक है सर, आई गॉट इट सर। वो तो आप इतना विस्तार से पढ़ाएंगे कि आई डोंट नो हम में इतनी क्षमता होगी। अब शायद मेरी स्थिति नहीं नहीं पहले से बेटर है, तो कुछ नहीं नहीं, समझ क्यों नहीं पाऊंगे। है। पर मैं सर इसके साथ ही साथ, बिकॉज आपका क्योंकि इतना पैरेलल चलता है ना नक्षत्र का भी, मैं बहुत बैंग ऑन चाहती हूँ सर, जब आप पढ़ाएंगे ना, तो नक्षत्र हाँ, का लेआउट इन द टेबल इन द हाउस, अपने जो इसमें भी सात आएगा आएगा, 12 इसमें भी आएगा। हाउसेस में ना, वो जो आपने जैसे आज बताया, तो अब मुझे अब आया समझ में कि 1 से 9 तक, मतलब जब वो पूरे 9 नवमांश होगा तो फिर आगे वहीं से शुरू होगा, उस समय नहीं आया था। एग्जैक्टली बट इसी दैट तरह मीन से तभी तो वो इसी थ्री हो, तरह से तभी वो आपका, 3 सीरीज बन जाती है। 9 3 हाँ 27, इसीलिए एग्जैक्टली। तीन और बार इसी से तो आप नवमांश बाय ऐड कर सकते हो, इसी से आप नक्षत्र बाय ऐड कर सकते हो, इसी से आप चरण लॉर्ड बाय ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल हो जाता है फिर। जी जी सर, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू द थैंक यू मैम। क्लैरिटी एंड ये, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बस हमारा सामर्थ्य के मुझसे यहाँ समझ के उतारें। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी सुनीता जी, अपना सवाल पूछे। सर मैंने अपनी फीस सबमिट करवा दी है, थैंक यू मैम। तो 2 जुलाई वाली क्लास की जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपने बस स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिएगा प्राची जी के साथ। और जैसे प्राची जी ने कहा कि जी वो उनका व्हाट्सअप का इश्यूज है, तो 1 2 दिन में ग्रुप में ऐड भी हो जाएंगे, डोंट वरी। जी जी सर, कर दिए जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर 2 जुलाई से स्टार्ट है ये क्लासेस? हाँ, 2 जुलाई से 2 जुलाई से वेनसडे एंड फ्राइडे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी कविता जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। हाँ जी कविता जी, अनम्यूट का एक्सेस दे दिया मैंने। हाँ सर, मतलब अगला क्लास कब है सर? क्योंकि अभी मुझे दुकान जाना पड़ेगा, मेरी सासू माँ अभी राजस्थान चली जाएगी। अगला और आपने क्लास बोला अभी, था कि आपने एक भी बोला मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, वो कब शुरू करने वो वाले हैं सर? वो जैसे ही अनाउंस होएगा आप अपने ग्रुप, आ, आ, आप 2 डिवाइस से लॉग इन है शायद। नहीं सर, मैं तो सिंगल डिवाइस ही हूँ सर, वो भी ओके, फोन पता से, नहीं मेरे है, पास सेम ही को लैपटॉप आ भी रहा है। नहीं है। ओके ओके ओके। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो क्लास जब अनाउंस होगा, तब आपको ग्रुप में अनाउंस कर देंगे, ग्रुप में बने रहिएगा। हाँ, ठीक है, डोंट और वरी। मैं भी मतलब आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगा अगर ऐसा होगा तो। सर एकेपी का दूसरा क्लास कब है सर? केपी का अभी कल और एक क्लास होगा जो फ्री सेशन है, और इसका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। नहीं 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 सर, मतलब अभी ये तो अभी शुरू हो जाएगा, अभी अगली बार लेंगे ना सर, सेकेंड टाइम? हाँ, तो वो जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। क्योंकि मुझे मतलब अच्छा लग रहा है सर, मुझे अभी काम की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, दुकान भी जाना है, घर भी देखना, तो नहीं होगा ना सर। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपसे डायरेक्ट सुनना ही अच्छा लगता है, वो रिकॉर्डिंग सुनना तो बहुत आसान हो जाता है, डाउट पूछने में फिर वो नहीं होता है ना सर।
नहीं, आप डाउट पूछ सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई इशू है तो डोंट वरी आप। क्योंकि पिछली बार भी एक क्लास मैंने आपका मिस कर दिया था, उस वक्त मैं राजस्थान चली गई थी। जी कोई बात नहीं ये मैम, आप दूसरी बार हो गया मेरा। अभी क्या हो रहा है मालूम नहीं, नजर लग गई क्या सर आपकी क्लास की? यंत्रा क्लास के बाद नहीं, नहीं देख पा रही हो, कुछ भी कर नहीं पा रही हो। कोई बात नहीं मैम, आप जब भी आपको मौका मिले तो आप उस टाइम में एनरोल कर सकते हैं। अभी भी एनरोल कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग्स और डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इट्स योर चॉइस। आप डोंट वरी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ओके सर, ओके सर। थैंक यू मैम। मतलब आपको बहुत मिस करती हूँ सर, आपकी आवाज सुनना अच्छा लगता है सर। इंडियन आइडल वालों ने भगा दिया था मेरे को। सर सच में सर, थैंक यू इतना मैम, थैंक प्यार यू। से सुनाते हैं ना सर, कि मुझे अच्छा लगता है सर कि आप सुनते रहो, और इतना इजी वे में आप समझाते हैं कि जल्दी समझ आ जाता है कि क्या करना क्या नहीं करना करके। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ओके सर, मगर अगली बार हो तो पक्का बोलना सर, मैं वेट श्योर करूंगी। श्योर 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 मैम, श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। यस। जी ममता जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। नमस्ते अनम्यूट का सर। एक्सेस दे दिया मैम। हाँ नमस्ते जी, मैम। हाँ जी। सर मेरे को फीस का डिटेल्स के बारे में ही बात करनी थी कि इंस्टॉलमेंट में, मैडम कह रही थी ना कि इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। यस मैम। तो मैम कितनी 500। इंस्टॉलमेंट होंगी, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए मैडम। मैम देखिए, ये कोर्स जो है 3 मंथ्स का है, तो 500 आप अभी पे कर सकते हैं। देन जो 5000 अमाउंट बैलेंस होता है, आप उसको 2500 के 2 पार्ट्स में पे कर सकते हैं, विच कैन बी नियर अराउंड 2 जुलाई, 2 और 3 जुलाई, एंड द नेक्स्ट 2500 इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि 2 अगस्त के अराउंड। ठीक तो है। आप 2500 को 2 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 500 राइट नाउ टू रिजर्व योर सीट। ओके, मतलब 25 और प्लस 25 प्लस 500। यस मैम। और अगर वन टाइम करेंगे तो? 5500 मैम, टोटल इतना ही होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मेरे को टोटल थोड़ी कोई गलती बात नहीं लगी। मैम, टोटल जो कुछ 5500 है। ठीक है। अगर मैम आप हाँ कहें जी, तो आप हमारे साथ ऑलरेडी बहुत कोर्सेज कर चुके हैं, आपकी डिटेल्स है मेरे पास। आप हाँ कहें जी, तो हाँ मैं जी। आपके लिए सीट यहाँ पे रिजर्व कर देती हूँ, बिकॉज एज आई कैन सी द हाँ नोटिफिकेशन मैंने पैनल, तो ओनली हाँ 6 मैं सीट्स आर लेफ्ट। अभी मेरा रिजर्व कर दीजिए, मैं अभी बस पे करवा रही हूँ अपने हस्बैंड के उससे, नो फोन प्रॉब्लम पे मैम। तो करवा रही हूँ। एज ऑफ नाउ ओनली 5 सीट्स फॉर द बैच आर लेफ्ट, सिर्फ 5 ही सीट बची हैं। हाँ तो नहीं, मेरा कर दीजिए, मैंने करना है नहीं, सर से। आपका कर दिया मैम, आपका एड ऑन करके ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। मैडम। वर्षा जी, अपना डाउट पूछे प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी, जिस तरीके से आप सिखाते हो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अ, मैम। और काफी क्लियरली समझ में भी आता है। सर इसमें ना मुझे एक्चुअली कुंडली आपको बतानी थी पर्सनल पे, तो हम आप कैसे? प्राची मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उनसे फिर आपका नंबर मिल जाएगा। नहीं, आप प्राची मैम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको पूरा डिटेल समझा देंगे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। हाँ, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी स्मिता जी, आपको कुछ पूछना था, बोलना था। आंसर नहीं, इनफैक्ट आई वांट टू थैंक प्राची जी दैट शी रिस्पोंडेड प्रॉम्प्टली, बिकॉज वो कल बोल रही थी ना उनका व्हाट्सएप दुखी कर रहा है, तो शी रियली आई हाँ। मीन ऑनर्ड मी, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे एक उसी किसी कोर्स में एनरोल करना था, तो थैंक यू सो मच प्राची जी। एंड सर, आपके लिए तो आपकी जो पीपीटीज होती है ना, वो इतनी मेहनत करते हैं आप कि हम लोग सच में कुछ भी ना लिखें तो हम समझ सकते हैं और उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। सो रियली थैंक्स अ लॉट फॉर सो मच ऑफ थैंक यू एफर्ट यू मैम। पुट, रियली अ थैंक यू वंडरफुल मैम। टीचर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो संतोष मच जी ने, मैम। हाँ संतोष जी ने चैट पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्लास होगी, मुझे तो हिंदी आती है लेकिन आजकल अंग्रेजों का जमाना है, आजकल इंडियंस को हिंदी भूल गए हैं। सर हिंदी बिल्कुल नहीं भूले हैं, अगर आपने नोट किया होगा तो हम लोग सिद्धांत या हिंदी में भी बात करते हैं। बस मेरा जो कंटेंट लिखना मुझे हिंदी नहीं आती, या फिर वो कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ बस। सर सिद्धांत मल्होत्रा जी का ये मैसेज है। तो हाँ सर जो सिद्धांत, सॉरी। क्लासेस हैं आपके सामने हैं। जिस तरह से आज क्लास हो रही है उसी तरह से आगे भी क्लास कंटिन्यू होगी। आप देख सकते हैं कि नोट्स भी इन डिटेल हैं, डिस्क्रिप्शंस भी इन डिटेल हैं। तो इसी तरह से ही क्लास आगे कंटिन्यू होगी। और ऐसा नहीं है कि सर हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। तो जितने भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एवरी पर्सन कैन टेक इन इंग्लिश, टेक इन हिंदी। जो नॉर्मल भाषा है बात करने की वही आगे हम लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू दीप्ति मैम। यस, रिसीव्ड योर नोटिफिकेशन। बैंकिंग से मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो आई हैव इंक्लूडेड योर रजिस्ट्रेशन एज वेल। सो फॉर एवरीबॉडी अभी ओनली 5 सीट्स आर लेफ्ट, सिर्फ 5 ही सीट बची हैं। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अपने स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा, सो दैट हम आपको फिर कंफर्म ग्रुप में ऐड कर सके। यस सर, प्लीज और कंटिन्यू। मेरा सभी से रिक्वेस्ट होगा, आपने 2 दिन डेडिकेटली, ये 2 दिन हमारे साथ बने रहे हैं, और एक दिन प्लीज बने रहिएगा, बिकॉज कल की क्लास में जो इस बार के केपी के क्लास का जो पिछला जो हमारे केपी के बैच थे, जो 10 दिन के हुए थे, 15 दिन के हुए थे, वहां पे ये कंसेप्ट हमने नहीं लिया था। इस बार हम जो कंसेप्ट इसलिए थोड़ा सा डिले से लेके आए, के लिए हमने बहुत सारी चीजें इस बार हमने केपी में इंक्लूड किए, ताकि बेसिक से एडवांस हो जाए। यहाँ पर केपी का मुहूर्त का कंसेप्ट भी हम कल थोड़ा सा समझेंगे। इसलिए जो हमारे इस क्लास में हम लोग पूरा फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस के मुहूर्त तक जाएंगे, तो हम मुहूर्त केपी को मुहूर्त में कैसे, या मुहूर्त में केपी को, टू बी वेरी प्रिसाइज, मुहूर्त को केपी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको देखेंगे। एक हाथ केस स्टडी देखेंगे, जैसे अभी मैम ने रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक केस स्टडी भी हम समझेंगे, और कुछ और छोटे मोटे रूल्स को, सिग्निफिकेशंस को हम देखेंगे। सो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने डेफिनेटली केपी कोर्स के लिए एनरोल किया है, बट प्लीज कल की क्लास के लिए बने रहिएगा, ठीक है। स्मिता जी कुछ बोलना है, आपका हैंड रेस था। सर सॉरी, इनफैक्ट तभी नहीं बोला, अभी याद आया। सर एक पॉसिबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस बूट कोर्स, बूट कैंप, आप सर जो ये वाले जो हाँ पीडीएफ है, अगर जो वर्कशॉप वाला, वो भी अगर शेयर कर हाँ। देंगे, अगर ग्रुप में कर देंगे तो अच्छा होगा वैसे तो। क्योंकि उसमें काफी कंटेंट है। इट इज नॉट ओनली वर्कशॉप, इट इज वर्चुअली अ क्लास इन इट itself। मतलब राशि और ये तो पता है, बट दैट ऑनवर्ड्स जो आपने केपी का कंसेप्ट पढ़ा है ना सर, वो बहुत अच्छा डिटेल में जी, है। तो अगर आपको सर वो नहीं हो डेफिनेटली। दिक्कत तो सर श्योर प्लीज श्योर कर श्योर देंगे तो बहुत अच्छा। श्योर श्योर बाहर श्योर को उधर है बनाओ। हाँ, श्योर दैट विल मेक अस, हम लोग का बच्चे ऑफ कोर्स मैंने बनाया। तो आप क्लास में भी पढ़ाएंगे, बट देन यू हैव गिवन क्वाइट अ गुड डेफिनेट जिस्ट। श्योर श्योर थैंक सर यू सो श्योर। मच सर। जी ममता जी बोलिए। सर मैं प्राची मैम प्लीज स्कैनर आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। मैम मैं आपको कल ऑफिस जाके सेंड करूं, क्योंकि व्हाट्सएप अभी मैं नहीं ओपन कर ठीक पा है। रही। आई एम रियली ओके वरना सॉरी, ओके, मेरे स्कैनर, ऑफिस कोई नहीं, कोई लैपटॉप कोई पे बात नहीं। चल रहा है। अदरवाइज आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी स्क्रीन जो पे आपके ठीक है। स्कैनर ही है। नहीं तो क्षितिज सर, आपके पास ममता मैम का नंबर है ना, आप भेज हाँ दीजिएगा है, प्लीज। मैं फोटो निकाल हाँ के अभी भेज देता हूँ। जी जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं भेजता हूँ आपको, तुरंत मैं भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सर। सो आई थिंक वी कैन एंड द क्लास, ऑल द डाउट्स हैज बीन आंसर्ड। राजी मैम। हेलो हाँ मैम। सर, कोई ये कुछ, जो स्कैनर अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें भी मैं स्कैन करके भेज सकती हूँ ना? यस 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 ये भी वैलिड है ना? ओके सर, मैं यस यस, इसमें दिस कर इज दूँ। ऑल्सो, यस। ओके सर, मैं इसमें या कर दूँ। या ओके, ममता जी मैंने थैंक आपको यू। फोटो भेज दिया हुआ है। आई थिंक प्राची जी वी कैन एंड द सेशन। यस सर, डेफिनेटली। तो चलिए फिर कल मिलते हैं 9 बजे। एंड यस, जैसे कि सर ने बोला, चाहे आप फुल बैच में आए या ना आए, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी ये 2 क्लासेस अटेंड करी है, तो एक क्लास और है जहाँ पे कल हम प्रैक्टिकल करेंगे, मुहूर्त के बारे में जानेंगे। क्लासेस अपनी कंप्लीट कीजिएगा।
ताकि जो वर्कशॉप और बूट कैम्प के थ्रू हमने कोशिश करी है आप तक नॉलेज पहुंचाने की, उससे आपका बेस जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो कल मिलते हैं 9 बजे, सेम जूम लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हरिओम टू ऑल। थैंक यू। टेक केयर।